नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम एक नई अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। क्लास 12th की है, वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर्स है, उसी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम आज के लेक्चर्स की। तो सबसे पहले देखते हैं जीनोत्परिवर्तन क्या है, यानी जीन म्यूटेशन क्या है। सबसे पहले हमको देखना है जीन म्यूटेशन क्या है। तो जो जीन म्यूटेशन होता है उसी को हमको सबसे पहले जो है देखना है, जीन म्यूटेशन है क्या चीज़। ठीक है, तो जीन म्यूटेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं कि जीन म्यूटेशन क्या है। ठीक है, अब आते हैं जीन की संरचना में हुए बदलाव जीन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। जो जीन की संरचना में बदलाव होते हैं वही कहलाती हैं जीन उत्परिवर्तन। क्या कहलाती हैं वो? जीन उत्परिवर्तन कहलाती हैं। जीन की संरचना में हुए बदलाव जीन उत्परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, वो तो क्या कहलाए? जीन उत्परिवर्तन कहलाए। ये संरचना में जो बदलाव होते हैं वो कहलाते हैं जीन उत्परिवर्तन। अब जीन म्यूटेशन सामान्यतः जीन द्वारा दी जाने वाली आनुवांशिक सूचना में बदलाव कर देते हैं। आप जान चुके हैं कि जीन प्राय किसी प्रोटीन विशेष, जो कोई प्रोटीन होता है उस प्रोटीन विशेष के निर्माण में से संबंधित सूचना रखते हैं। यानी कोई प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, उससे संबंध में जो सूचना है वो कौन रखते हैं? जीन रखते हैं। तो उत्परिवर्तन इनकी सूचना में उलटफेर कर देती है। अब जो उत्परिवर्तन होता है वो इनकी सूचना, मतलब जो प्रोटीनों की सूचना रखती हैं, तो उनकी जो संरचना में उलटफेर कौन कर देता है? वो कर देता है म्यूटेशन। उनकी संरचना में क्या कर देता है? वो उलटफेर कर देता है। अर्थात उत्परिवर्तन के बाद जीन समानता उत्पाद बनाने में सक्षम नहीं रहती। अब जो सामान्य उत्पाद जो बनाता था जीन, उस सामान्य उत्पाद को बनाने में वह सक्षम नहीं रहता। उसको वो क्या कर देता है? विकृत कर देता है, या और कुछ ही उससे उत्पाद बनाता है। ठीक है, तो जीन उत्परिवर्तन क्षारकों में उलटफेर से उत्पन्न हो सकता है तथा यह निम्न प्रकार के हो सकते हैं। अब ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? पहला है प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन जो है इसमें क्या होता है, मतलब एक जो डीएनए का अणु का जो एक क्षार युग्म होता है, उस क्षार युग्म का अन्य कहीं युग्म का, यानी वो युग्म ही रहेगा, पूरा का पूरा युग्म, उस क्षार युग्म का कहीं और प्रतिस्थापन हो जाता है। जैसे कि यू 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 ये क्षार युग्म है, तो इसका कहीं क्या हो जाता है? और कहीं प्रतिस्थापन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आ जाता है, यह वह उत्परिवर्तन है जिसमें डीएनए अणु से एक या अधिक क्षार युग्म किसी अन्य क्षार युग्म में बदल जाती है। ठीक है, किसी अन्य क्षार युग्म में वो बदल जाती हैं, वह ये प्रतिस्थापन होता है। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन क्षार युग्म प्रतिस्थापन कहलाते हैं। सिकल सेल एनीमिया इसका अच्छा उदाहरण है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं जिसे। ठीक है, एक प्यूरिन क्षार के स्थान पर दूसरे प्यूरिन, या एक पिरामिडीन क्षार के स्थान पर दूसरा पिरामिडीन इसमें आ जाता है। किसमें आ जाता है? प्रतिस्थापन में। ठीक है, तो वो क्या होता है? प्रतिस्थापन कहलाता है। अब आ जाता है एक प्यूरिन के स्थान पर दूसरे प्यूरिन तथा आना, तथा पिरिमिडीन के स्थान पर दूसरे पिरामिडीन का आना संकरण कहलाता है। और दूसरी ओर प्यूरिन का पिरामिडीन के प्यूरिन के स्थान पर, यानी जब प्यूरिन के स्थान पर आता है तो उसे क्या बोलते हैं? संक्रमण बोलते हैं। और पिरामिडीन के स्थान पर आता है तो संक्रमण बोलते हैं। लेकिन जब प्यूरिन पिरामिडीन के स्थान पर आता है तब उसे क्या बोलते हैं? हम अनुप्रत्यास्थता बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, तो यहाँ क्या देखते हैं हम? यहाँ देखते हैं ये विलोपन। सबसे पहले क्या देखते हैं? विलोपन। तो इसमें एक न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से एक या कुछ क्षारकों की हानि हो जाती है। अब इसमें क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड जो श्रृंखला होती है उसमें कुछ क्षारकों की हानि हो जाती है, यानी कुछ क्षारकों की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, तो इसे विलोपन से पूरा रीडिंग फ्रेम जो होता है वो रीडिंग फ्रेम ही बदल जाता है। यानी ये होता है AU या फिर GAU। ये मान लीजिए हमने माना है कोई ये है, ऐसे ले सकते हैं GAU AU AGU। तो ऐसा है, अगर इसमें इसका प्रतिस्थापन हो गया मान लीजिए A का, तो पूरा क्षार कैसे बदल जाएगा? A या किसी और का, इसका विलोपन हो गया A का, तो AU AGU, ये सारा का सारा क्षार का जो रीडिंग ही वो है क्या हो जाएगा? बदल जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो
सामान्य की वजह से असामान्य उत्पाद का निर्माण हो जाता है। अब इसमें क्या हो जाता है, जो उत्पाद बनता है वो भी कैसा होता है, असामान्य होता है। अथवा उत्पाद का निर्माण पूर्णतः रुक जाता है। क्या हो जाता है, उत्पाद का निर्माण पूर्णतः रुक जाता है। इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। जो विलोपन होता है इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। अब आ जाता है निवेशन, इसको भी हम क्या कहते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। तो निवेशन प्रकार के जो जीन उत्परिवर्तन में न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का एक या अधिक क्षार युग्मों के जुड़ने से होता है। विलोपन की तरह निवेशन भी आनुवांशिक सूचना में गड़बड़ी करता है। जैसे विलोपन करता है वैसे ही निवेशन भी आनुवांशिक सूचना में क्या करता है, गड़बड़ी करता है। इसे भी फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन ही कहते हैं। अब आता है नॉनसेंस म्यूटेशन। अब जो विलोपन और जो निवेशन है ये दोनों प्रकार के मिलकर क्या बनाते हैं, फ्रेम शिफ्ट वो नॉनसेंस म्यूटेशन बनाते हैं। तो प्रतिस्थापन प्रकार की जो म्यूटेशन में यदि सामान्य क्षार का प्रतिस्थापन समापन कोडोन से हो जाए तो प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। तो इस प्रकार के उत्परिवर्तन में जो हैगा नॉनसेंस जो हैगा मिससेंस या नॉनसेंस है म्यूटेशन उसे कहते हैं। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गई। क्या है, प्रतिस्थापन म्यूटेशन में यदि सामान्य क्षारकों का प्रतिस्थापन समापन कोडोन से हो जाए, यानी कि क्या हैगा इसमें, ये वो नहीं है ये वो है, क्या हैगा, प्रतिस्थापन प्रकार के म्यूटेशन में यदि सामान्य जो क्षारक हैगा, सामान्य क्षारक का समापन कोडोन से प्रतिस्थापन हो जाए, यानी सामान्य क्षारक का समापन कोडोन से जो प्रतिस्थापन हो जाता है तब उसे नॉनसेंस कहते हैं। उसका कोई सेंस नहीं रहता है, क्योंकि उसमें उसका समापन जो है प्रतिस्थापन सामान्य कोडोन का समापन कोडोन से हो जाता है, जिसमें आगे की कोडोन जो होती है वो रुक जाती है, इसलिए क्या कहते हैं हम, नॉनसेंस प्रयोग कहते हैं। ठीक है, म्यूटेशन कहते हैं। अब आ जाता है बिंदु उत्परिवर्तन क्या होता है, तो ये होता है विलोपन व निवेशन का मिश्रित रूप। इसमें क्या होता है, किसी जीन के सिर्फ एक क्षार युग्म का प्रतिस्थापन विलोपन या निवेशन बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन भी जीन उत्पाद में उल्लेखनीय बदलाव लाने में सक्षम होता है। सिकल सेल एनीमिया इसी का उदाहरण होता है। अब इसमें एक और आ जाता है कि अधिक क्षारकों को भागीदारी से उत्पन्न म्यूटेशन सकल म्यूटेशन कहलाता है। जब अधिक क्षारों की भागीदारी होती है तब उस म्यूटेशन को हम सकल म्यूटेशन कह देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्रोमोसोम म्यूटेशन इसको देखना नहीं है, हमको यहाँ देखना है विलोपन हैगा, इसके कारण क्या होता है, क्राई डू चिट सिंड्रोम। इसके कारण क्राई डू चिट सिंड्रोम होता है, इसके कारण किसका, विलोपन के कारण। प्रतिलोमन, तो विलोपन में होता क्या है वो देखना है हमें। तो देखो, विलोपन किसी एक क्रोमोसोम से के किसी भाग का टूटकर विलीन हो जाना विलोपन कहलाता है। इतना याद रखना है हमें, और कुछ इसमें याद नहीं रखने हैं ज़्यादा, इसमें इतना ही याद रखना है कि किसी एक क्रोमोसोम्स का टूटकर विलीन हो जाना विलोपन कहलाता है, और बाकी सब पढ़ लेना है। और उसका उदाहरण हैगा वो हैगा क्राई डू चिट सिंड्रोम। ठीक है, अब जहां से हम दूसरा बात करते हैं वो होता है प्रतिलोमन। तो जो क्या होता है, जो अपने अक्ष पर 180 डिग्री के कोण होते हैं वो घूम जाते हैं अंश से। तो इसमें कहते हैं गुणसूत्रों के खंड का अपने अक्ष पर 180 अंश पर घूम जाना प्रतिलोमन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिलोमन कहलाता है। अब आता है द्विगुणन। क्या होता है, किसी एक क्रोमोसोम्स के एक खंड का एक कोशिका में या अधिक बार पाया जाना द्विगुणन कहलाता है। एक कोशिका में एक बार या उससे भी अधिक बार पाया जाना क्या कहलाता है, वो द्विगुणन कहलाता है। स्थानांतरण क्या होता है, अब स्थानांतरण देखना है तो किसी असमजात क्रोमोसोम्स में किसी अन्य क्रोमोसोम्स खंड का जुड़ जाना, किसी असमजात में किसी अन्य क्रोमोसोम्स खंड का जुड़ जाना वो है स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, जब दो असमजात क्रोमोसोम्स खंडों का आपस में जुड़ जाते हैं या विनिमय हो जाता है तब उसे व्युत्क्रम वो स्थानांतरण कहते हैं। जब दो असमजात आपस में जुड़ जाते हैं क्रोमोसोम्स तब उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम व्युत्क्रम स्थानांतरण बोलते हैं। अब हम आ जाते हैं उत्परिवर्तन जन यानी म्यूटेजन क्या होते हैं। जो म्यूटेजन होती हैं वो भौतिक भी हो सकते हैं, सिर्फ उनको याद रखना है भौतिक कौन कौन से हैं और रासायनिक कौन सी है। भौतिक में सबसे पहले आता है कास्मिक किरणें, परावैंगनी किरणें, एक्सरे किरणें, गामा किरणें, और ये क्या होती हैं, भौतिक उत्परिवर्तन जन होती हैं। ताप उत्परिवर्तन भी होते हैं। अब रासायनिक में जो आते हैं वो होते हैं नाइट्रस अम्ल, नाइट्रोजन मस्टर्ड,
एक्रिडीन, बेस एलोन, एनोलॉग, या ये सब क्या होते हैं इसमें आते हैं। अब आते हैं जैविक में, क्या आते हैं जैविक में कुछ विषाणु अनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन उत्पन्न कर देते हैं, अतः जैविक उत्परिवर्तन जन कहलाते हैं। मनुष्य में कुछ सामान्य जीवाणु विषाणु के कारण कैंसर कर देती है, जो ओकाजीन को उत्पन्न करती है। जो ओकाजीन होते हैं वही क्या होते हैं, ये होते हैं, ठीक है। अब आता है प्रकृति में अपने आप होने वाले उत्परिवर्तन स्वतः उत्परिवर्तन कहलाते हैं, और बाह्य कारणों के कारण उत्पन्न होने वाले कारकों द्वारा उत्पन्न कराए जाने वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं प्रेरित उत्परिवर्तन, ठीक है। प्रेरित उत्परिवर्तन वो कहलाते हैं, ठीक है, वो कहलाते हैं प्रेरित उत्परिवर्तन। अब हम आगे देखेंगे तो हमको देखना है हीमोफीलिया क्या हैगा। तो हीमोफीलिया एक वंशागति लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग होता है, ठीक है। आप इसमें समझेंगे, सॉरी इसको अच्छे से समझेंगे। तो हीमोफीलिया जो हैगा, हीमोफीलिया एक रक्त विकार होता है जिसमें रक्त में एक महत्वपूर्ण स्कंदन करता कारक की कमी हो जाती है। जो क्लोटिंग करता होता है उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। अतः रक्त का स्कंदन बहुत ही देर से अथवा होता ही नहीं है, तो रोगी के शरीर में जो एक छोटा सा घाव भी जानलेवा साबित हो सकता है। अब यह एक लिंग सहलग्न अप्रभावी रोग होता है, लेकिन सहलग्न अप्रभावी रोग होता है। यदि इस रोग में एक छोटा सा घाव भी लग जाता है पीड़ित व्यक्ति को, तो उसके जानलेवा हो सकता है। जो नर शिशु को जिसमें जो नर शिशु होते हैं वो अप्रभावित वाहक महिलाओं से आता है। ये नर शिशुओं में जो है अप्रभावित जो है वो महिलाएं होती हैं उनसे आता है, ठीक है, वाहक होती हैं। तो वाहक महिला हीमोफीलिया के लिए विषम युग्मकी होती हैं, तथा इसमें समानता मतलब विषम युग्मकी यानी कि एक्स इसमें क्या होता है, विषम युग्मकी का मतलब ये होता है कि एक तो एक्स होता है लेकिन एक एक्स पर एच ये वाला इस पर वाहक होता है, ठीक है। तो और इसमें हैगा कि हीमोफीलिया की स्थिति नहीं बनती है ना, क्या हैगा। अब आ जाता है स्त्रियों में हीमोफीलियाओं से ग्रस्त होने की संभावना बहुत ही कम होती है। स्त्रियों में क्यों कम होती है, अगर उसके पिता हीमोफीलिया से ग्रस्त हैं और माता वाहक हैं तभी उनको क्या होता है, हीमोफीलिया होता है, अन्यथा उनको हीमोफीलिया नहीं होता है। तो ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया थी कि अनेक वंशज हीमोफीलिया से ग्रस्त थे तथा वह स्वयं भी हीमोफीलिया की वाहक थी, ठीक है, ये तो जानते हैं हम। अब तो देखिए, अब हम देखते हैं इसमें हीमोफीलिया का सबसे पहले एक सामान्य चित्रण करते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको क्लियर कर, इसको यहाँ लिख लेते हैं, एक्स हैगा। अब इसमें देखिए क्या होना है, ये एक्स क्या हुआ, हाँ रुक जाइए, इसमें एक तो ये वाहक थी है ना, एक क्या थी, वाहक थी महिला। अब इसमें देखिए, इसको ले लेते हैं, एक एक्स सामान्य एक्स हैं दोनों, तो ये सामान्य संतति बनी। अब यहाँ देखेंगे एक एक्स एक वाई सामान्य है, तो ये पुत्र भी सामान्य हो गया। अब इसकी एक एक्स ये है एच वाला और ये एक्स है सामान्य, तो ये हीमोफिलिक हो गया, ठीक है, क्या हो गया, ये हीमोफिलिक हो गया। अब एक एक्स यहाँ लिया वो हीमोफिलिक है, तो ये अब देखिए इसमें आपको लग रहा है दोनों हीमोफिलिक हैं, ये स्त्री भी हीमोफिलिक है जो शिशु में होगी, और ये नर भी, ये दोनों मादा भी और नर भी दोनों हीमोफिलिक हैं, नहीं ऐसा नहीं है। इसमें जो है ये जो शिशु में स्त्री होगी यानी कि वो मादा होगी वो हीमोफिलिक नहीं होगी। वो हीमोफिलिक क्यों नहीं होगी, वो वाहक होगी, क्या होगी, वो वाहक, उसकी हीमोफिलिक की वाहक होगी, वो हीमोफिलिक खुद हीमोफिलिक नहीं होगी, हीमोफिलिक की वाहक होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि उसके जो पिता थे वो कैसे थे, सामान्य थे, इस कारण से वो क्या नहीं होगी, वो हीमोफिलिक नहीं होगी, ठीक है, इस कारण से वो हीमोफिलिक नहीं होगी, इस कारण से वो क्या नहीं होगी, हीमोफिलिक नहीं होगी। तो ये होगा। अब देखते हैं, अब हम क्या देखते हैं, यदि पुरुष भी जो है उसके पिता हैं वो भी अगर शिशु के हीमोफिलिक हो तब उस कंडीशन में क्या होगा हम वो देखेंगे। तो हमको रिजल्ट उपयोग करेंगे इसमें इसमें यदि ये तो है ही है, हाँ अगर ये नहीं है
एक स्त्री है जो हीमोफिलिक नहीं है और उसका जो साथी पुरुष है वो है हीमोफिलिक, तब उसमें क्या होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, एक एक्स, तो इसके एक्स में जो है हीमोफिलिक ग्रस्त हो जाएगा, ये हो जाएगा हीमोफिलिक ग्रस्त, और एक एक्स ये भी हो जाएगा हीमोफिलिक ग्रस्त। लेकिन ये सभी के सभी क्या होंगे, वाहक होंगे, और इसके पुत्र तो जो है वो कैसे होंगे, सामान्य होंगे। इसके पुत्र तो सामान्य होंगे दोनों, ये भी क्या होगा, सामान्य होगा। इसके दोनों पुत्र जो हैं वो कैसे होंगे, पुत्र दोनों सामान्य होंगे, लेकिन इसकी जो पुत्रियां होंगी वो कैसी होंगी, दोनों वाहक होंगी। ठीक है, वो वाहक होंगी लेकिन वो ग्रस्त नहीं होंगी, वो भी वाहक ही होंगी। अब इसमें एक कंडीशन और भी आ जाती है, उसको भी आप यहीं समझ लीजिए। अब एक कंडीशन ये आ जाती है कि यदि ये दोनों ही ग्रस्त हों, यदि इसको भी हीमोफिला हो ये और ये वाहक हो, ये हीमोफिलिक हो और ये वाहक हो, तब उसमें क्या होगा। अब देखिए इसमें एक्स आता है, इसमें एक्स आता है, इसमें एक्स हो जाएगा, इसमें एक्स हो जाएगा, है ना। अब इसमें तो एक्स ही रहेगा, सामान्य रहेगा, क्या रहेगा इसमें, सॉरी सामान्य क्यों रहेगा, ऊपर से आएगा यहाँ सामान्य रहेगा, ये ऐसा होगा। ये एक वाहक भी होगा और एक हीमोफिलिक भी हो सकती है संतति इसकी, और एक वाहक भी हो सकती है जो संतति है पुत्री होगी। लेकिन इसके जो पुत्र होंगे इसमें से एक तो जो है वो हीमोफिलिक ही होगा और एक सामान्य हो सकता है, यानी कि 50% सामान्य हो सकती हैं और 50% इसके वाहक हो सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। अब एक कंडीशन और भी यही बनती है, वो क्या बनती है, वो ये बनती है कि यदि दोनों ही हीमोफिलिक हों, ये भी अगर वाहक ना होकर ये भी हीमोफिलिक हो, तब क्या होगा, ये हीमोफिलिक हो गई तो इसमें दोनों में होगा, अगर ये हीमोफिलिक होगी तो तब इसमें क्या होगा, इसमें तो आ ही जाएगा, इसमें भी आ ही जाएगा, इसमें तो आ ही जाएगा और इसमें भी आ ही जाएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। तो इसकी जो संतति होंगी वो सारी की 100% कैसी हो जाएंगी, हीमोफिलिक हो जाएंगी। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब हम आगे चलते हैं। तो एक्स लिंग सहलंग रोगों की विशेषता, हीमोफीलिया से ग्रस्त पिता अपने पुत्र को रोग संचरित नहीं करता है, जो पिता होता है वह अपने पुत्र को रोग संचरित करता है, उसमें उसकी माता करती है। ठीक है, ये बात याद रखिए, वाहक हो सकती है या फिर वो हीमोफिलिक भी हो सकती है। स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में यह अधिक प्रभावित होता है, सामान्य फिनोटाइप के माता पिताओं के प्रभावित पुत्र हो सकता है। ठीक है, किसी स्त्री में हीमोफीलिया होने के लिए इसके पिता का हीमोफिलिक ग्रस्त होना आवश्यक है। ठीक है, स्त्री में होने के लिए यदि दादा, ठीक है, ये आप इनको पढ़ लीजिए। अब हम आ जाते हैं दात्र कोशिका आरक्तता या सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल अप्रभावी विशेषक होता है। यह संततियों में तभी होता है जब उसके माता पिता दोनों ही वाहक हों। ये तभी होगा जब उसके माता पिता दोनों वाहक हो। यह विषम युग्मकी होता है। तो आप इसको एक पढ़कर रखिए। ये हीमोग्लोबिन का यह परिवर्तन इसकी बीटा ग्लोबिन श्रृंखलाओं में 6वें स्थान पर जो ग्लूटामिक अम्ल होता है उसका बैलिन में प्रतिस्थापन हो जाने के कारण ये कोशिका दात्र जो यह सिकल सेल एनीमिया है वो हो जाता है। किसमें, जो इसकी जो बीटा ग्लोबिन श्रृंखला होती है उसके जो 6वां स्थान पर स्थित अमीनो अम्ल ग्लूटामिक अम्ल होता है उसका बैलिन में प्रतिस्थापन हो जाता है। ग्लूटामिक अम्ल का बैलिन में प्रतिस्थापन हो जाता है। ग्लूटामिक अम्ल का बैलिन में प्रतिस्थापन हो जाता है, तब ये सिकल सेल एनीमिया होता है। तब ये सिकल सेल एनीमिया होता है। आप इसको याद रख लीजिए। यहाँ से क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। आप इसको सिर्फ पढ़ के रखिए और यहाँ से कुछ कभी ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन नहीं आते, या 3 मार्क्स में भी। ठीक है, अब आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया। इससे जो आते हैं 4 या 5 मार्क्स में वो न्यूमेरिकली क्वेश्चन आते हैं सदा। अब आता है फिनाइल कीटोन्यूरिया उपापचयों की जन्मजात त्रुटि है। कैसी है, उपापचय की जन्मजात त्रुटि में ना, मेटाबॉलिज्म की जो क्या है ये जन्मजात त्रुटि है। मेटाबॉलिज्म की जन्मजात त्रुटि है जो ऑटोसोमल अप्रभावी लक्षणों के रूप में वंशागत होती है। यह रोग 12वें ऑटोसोम्स पर स्थित जीन जो एंजाइम फिनाइल एनिलीन हाइड्रोक्सिलेज को कोड करती हैं। इस एंजाइम को क्या करती हैं, ये कोड करती हैं। ठीक है, को कोड करती हैं के परिवर्तन होते हैं। यह एंजाइम फिनाइल एनिलीन को टायरोसिन में, फिनाइल एनिलीन को किसमें, टायरोसिन में कोड कर देता है या प्रतिस्थापित कर देता है। तो प्रभावित व्यक्तियों में उस एंजाइम की कमी हो जाती है। क्या जाती है, उस एंजाइम की
कम हो जाती है, इसको कोट कर देता है वो, ठीक है। तो जो एमिनो अम्ल है फिनाइल एनिलीन टायरोसिन में बदल जाता है, इसके फलस्वरूप फिनाइल एनिलीन एकत्रित रहता है तथा फिनाइल पायरुविक अम्ल तथा व्युत्पन्न परिवर्तन में मस्तिष्क इनमें क्या होता है, मस्तिष्क में इन पदार्थों का एकत्रण मानसिक दुर्बलता व मंद बुद्धिता, किसको, मंद बुद्धिता को बढ़ा देता है। मानसिक दुर्बलता व मंद बुद्धिता को क्या कर देता है, ये बढ़ा देता है, ठीक है। अब आती है वर्णांधता, यानी कि वर्णक अंधता, यानी हरे व लाल रंग के प्रति अंधता, उनको ब्लैकनेस बोलते हैं, कलर ब्लैकनेस बोलते हैं। तो बंधता का एक लिंग सहलंग अप्रभावी विकार होता है। यह लाल व हरे रंग के शंकुओं की त्रुटिपूर्ण हो जाने के कारण जो वर्णांधता है वो एक्स क्रोमोसोम पर स्थित कुछ जीनों में उत्परिवर्तन के कारण होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसी कारण से 8% पुरुषों में 0.4% स्त्रियों में यह विकार पाया जाता है, ठीक है। उनके यदि सामने ये है, आप इसको क्या करते हैं अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा विशेष रहता नहीं है, इसको भी देख लीजिए आप। इससे सिर्फ ये डायग्राम बेसिस क्वेश्चन बन सकते हैं, इसको हम आखिरी में कल वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, वहाँ भी हम लाइव ही रहेंगे, आज भी हम लाइव पे हैं। अब आ जाते हैं थैलेसीमिया में क्या होता है। थैलेसीमिया रक्त संबंधी अनुवांशिक विकार समूह है जिससे में हीमोग्लोबिन का उत्पादन प्रभावित होता है। क्या होता है, हीमोग्लोबिन का जो उत्पादन है वो प्रभावित रहता है। यह एक आलिंग सूत्री अर्थात ऑटोसोमल अप्रभावी रोग होता है जो संततियों से जनकों में वंशागत होता है। जो थैलेसीमिया होता है ये भी जो है जनकों से संततियों में जाता है। कारण क्या होता है इसका, सामान्य मनुष्य का हीमोग्लोबिन 2 जोड़े ग्लोबिन प्रोटीन श्रृंखलाओं से बना होता है जिन्हें अल्फा श्रृंखला व बीटा श्रृंखला कहते हैं। अब थैलेसीमिया में जो अल्फा व बीटा श्रृंखलाओं का है संश्लेषण कम हो जाता है जिससे हीमोग्लोबिन में जो अल्फा व बीटा को जो है श्रृंखलाओं का संतुलन में अनुपात बिगड़ जाता है। यानी जो बीटा कोशिकाओं का है इसमें क्या हो जाता है, जो अनुपात बिगाड़ देता है, ठीक है। यह हीमोग्लोबिन असामान्य हीमोग्लोबिन उत्पादन का त्रुटि जीन की वंशागत के कारण होता है। सामान्य जीन में हुआ परिवर्तन प्रमुख विलोपन जिसके कारण फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, यानी जो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के कारण ये हो जाता है रोग। इसमें प्रतिस्थापन या निवेशन भी हो सकता है, प्रतिस्थापन भी हो सकता है और विलोपन भी इसमें हो सकता है थैलेसीमिया में। अब आ जाते हैं हम, क्या आ जाता है प्रकार आ जाती है। थैलेसीमिया रोग का वर्गीकरण इस प्रकार किया सकता है, जो थैलेसीमिया है वो माइनर भी हो सकता है और मेजर भी हो सकता है, यानी बड़ा रूप भी ले सकता है और छोटे रूप में भी रह सकता है। और बीटा को जो बीटा थैलेसीमिया 11वें क्रोमोसोम पर स्थित एक एकल जीन द्वारा नियंत्रित होता है। इस जीन में एक अथवा दोनों एलील त्रुटिपूर्ण हो जाने के कारण ये रोग हो जाता है। अब हीमोग्लोबिन में की अल्फा व बीटा श्रृंखलाओं के संश्लेषण की दर में कमी या त्रुटिपूर्ण का निर्माण होना जिससे रक्तलप्तता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तब ये इस रोग के प्रमुख लक्षण होती है। इसमें रक्तलप्तता की क्या हो जाती है, स्थिति हो जाती है, तो उसका क्या होता है, वो लक्षण होता है। तो आप इसको सिर्फ पढ़ के रखिए और इसमें कुछ विशेष रहता नहीं है। अब आ जाती हैं जो प्रमुख हैं और महत्वपूर्ण हैं, ये इनसे क्वेश्चन बनते ही हैं, तो वो क्या आ जाते हैं, क्रोमोसोमीय विकार, क्रोमोसोमी डिसऑर्डर्स होते हैं। पहला आ जाता है डाउन सिंड्रोम। तो इस डाउन सिंड्रोम इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसको डाउन थे, उन्होंने इसकी खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर इसे डाउन के नाम पर इसे डाउन सिंड्रोम नाम रख दिया गया, ठीक है। तो ये स्त्रियों में भी हो सकता है और पुरुषों में भी ये हो सकता है। तो इसमें क्या आएगा, इस अनुवांशिक रोग का कारण होता है 21वें क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी, यानी उसकी त्रिसूत्रता, ठीक है। एक अतिरिक्त जो क्रोमोसोम्स के कारण इसमें मतलब क्रोमोसोम की संख्या कितनी जाती है, 40 + 1 47 हो जाती है, ठीक है। और इसमें क्या प्रभावित व्यक्ति कद छोटा व सिर गोल होता है, कद छोटा होता है, सिर गोल होता है, इसकी जीभ खांचदार होती है तथा मुंह पर आंशिक रूप से खुला रहता है। अब आता चौड़ी हथेलियां होती हैं, अभिलक्षण उभरी हुई लाइन होती हैं जैसे पाम क्रोइज कहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो मंद बुद्धि होते हैं तथा इनका शरीर मनोप्रेरक या विकास भी बाधित होता है। यह ऑटोसोम की ट्राइसोमी के कारण होने वाला रोग है, ठीक है। ये क्रोमोसोम्स की असमानताओं के कारण होने वाला एक क्या आएगा, रोग आएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब हम चलते हैं आगे, तो अब आ जाता है क्लाइंगफेल्टर सिंड्रोम। ये पुरुषों में होता है। क्या होता है, इस स्त्रियों में हो सकता है। इसमें क्या आएगा, इस अनुवांशिक रोग का कारण लिंग क्रोमोसोम एक्स की एक अतिसूत्रता अतिरिक्त प्रतीका होना है। अतः ये रोग व्यक्तियों में लिंग क्रोमोसोम्स XXY होते हैं। फलस्वरूप कुल जो है वो या तो 3 हो सकती हैं या 3 से भी अधिक क्रोमोसोम्स इसमें हो सकते हैं। तो आप इसको देख लीजिए,
यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्स थे, ये दोनों ही साथ चले गए और यहाँ एक खाली ही रह गया और यहाँ तो एक्स एक्स आ गए। ये जब इनकी अब युग्मन हुआ तो यहाँ जो है 3x हो गए, क्योंकि एक एक 2x इसके आए थे और ये किससे आ गया, तो इसमें क्या हो गया, इसमें हो गया यहाँ पर ट्राइसोमी हो गई और यहाँ से डबल एक्स आए, यहाँ से बाय आया तो यहाँ भी क्या हो गया, इसका ट्राइसेमी हो गई। तो यहाँ पर जी दोनों स्थितियों में क्या होता है, दोनों स्थितियों में क्लाइंग-फेल्डर सिंड्रोम का चांस बनता है। यदि ये संततियाँ होती हैं तब भी इसमें रोग होते हैं। यदि ये संतति होगी तो यहाँ टर्नर सिंड्रोम हो जाएगा, ये संतति भी टर्नर सिंड्रोम से ग्रस्त होगी, ये संतति भी टर्नर सिंड्रोम से ही ग्रस्त होगी और ये संतति जो है ये होगी क्लाइंग-फेल्डर सिंड्रोम से ग्रस्त। यानी कि जो क्लाइंग-फेल्डर सिंड्रोम की स्थिति होती है तो इस स्थिति में जो भी संतति यानी 100% इसकी जो भी संततियाँ उत्पन्न होंगी, अगर इसमें एक संतति ये है तो उसकी जो भी संततियाँ होंगी वो आनुवांशिक या फिर आनुवांशिक रूप से या फिर गुणसूत्रों में विकृति ही लेकर पैदा होंगी, जिस कारण से या तो स्वतः गर्भपात हो जाएगा या फिर वो इस प्रकार से विकृत पैदा होंगी। ठीक है, ये होता है इसमें। तो क्रोमोसोमों की संख्या 40 के बजाय 47 हो जाती है। पीड़ित व्यक्तियों की कदकाठी पुरुषों के समान होती है, लेकिन यह गायनेकोमैस्टिया होती हैं, यानी कि स्त्रियों के समान लक्षण होते हैं लेकिन बंद होते हैं। ठीक है, वो बांध होते हैं, अर्थात इसके स्तन महिलाओं के समान उभरे होते हैं तथा जो है सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति बंद होते हैं। इस सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति होते हैं वो कैसे होते हैं, बांध होते हैं। अब आता है टर्नर सिंड्रोम, वो ये वहाँ पर बन रही थी वो स्थिति इसमें होती है। क्या होती है, यह रोग एक एक्स क्रोमोसोम्स की अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। अतः पीड़ित व्यक्तियों में कुल 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो एक्स जीरो यानी कि एक्स नॉट, यहाँ एक एक्स के बाद दूसरा एक्स है ही नहीं, स्त्रियों में होता है इसलिए एक एक्स इसमें है ही नहीं। अंडाशय अल्पवर्धित होती हैं, इनके अंडाशय कैसे होती हैं, अल्पवर्धित यानी छोटे, यानी कि बहुत कम परिवर्धित होती हैं, पूरी परिपक्व नहीं होते हैं। होने के कारण यह महिलाएं बंद होती हैं तथा इनमें महिलाओं में द्वितीयक जो लैंगिक लक्षण होती हैं वो भी नहीं होती हैं। स्तन ग्रंथियों का वृद्धि और बाकी सब जो लैंगिक लक्षण होते हैं वो इसमें नहीं होती हैं। अब आती है असामान्य क्रोमोसोम संख्याओं के कारण बने सिंड्रोम क्या होती हैं। देखिए डाउन सिंड्रोम कब बनेगा वो देखना है हमें। तो डाउन सिंड्रोम बनता है जब ये स्थिति दोनों बन सकता है, एक क्रोमोसोम्स की जो 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी कारण बनता है। अब क्रोमोसोम संख्या 47 हो जाती है और स्वतः गर्भपात की 1/40% होती है, यानी ये स्वतः गर्भपात हो सकता है इतना प्रतिशत, है ना। अब आती है क्लाइंग-फेल्डर सिंड्रोम, ये पुरुषों स्त्रियों दोनों में हो सकता है। इसमें XX क्रोमोसोम्स होती हैं या XXY क्रोमोसोम्स भी हो सकती हैं। इसमें ट्राइसोमी हो सकती है या 3 या उससे अधिक हो सकते हैं। ठीक है, 45 और 47 हो सकती हैं या उससे भी अधिक में क्रोमोसोम्स की संख्या हो सकती है। ठीक है, इसका जो स्वतः गर्भपात का 1/300 चांस होते हैं। अब टर्नर सिंड्रोम में स्त्रियां होती हैं, एक्स नॉट होता है, इसमें एक एक्स होता है, एक एक्स होता ही नहीं है। 45 क्रोमोसोम्स होते हैं, 1/18 जो इसकी वो होती है स्वतः गर्भपात की। सुपर फीमेल इसमें XXX या 3x हो सकती हैं या उससे भी अधिक हो सकती हैं। ट्राइसोमी हो सकती है या उससे भी अधिक इसमें क्या होता है गुणसूत्र हो सकती हैं, उसमें 47 या उससे अधिक हो सकती हैं। इसकी स्वतः गर्भपात की कोई चांस ही नहीं रहते। ठीक है, ये हो गया हमारा तो आज का लेक्चर। और आगे चलते हैं तो क्या आएगा, थैलेसीमिया जो रोग का कारण होता है वो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। थैलेसीमिया रोग का कारण फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है। और बर्स्टीन यानी मानव रक्त समूह में बहुएलीलता व सहप्रभाविता का सबसे पहले अध्ययन किया था। जोहानसन ने जीन 1909 में जीनोटाइप व फिनोटाइप शब्द को पहली बार प्रयोग किया था। जीन का जीनोटाइप फिनोटाइप शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, जोहानसन ने। ठीक है, इसको याद रखिए। अब जेनेटिक व एलील शब्द बैटसन ने दिया था, ये भी याद रखिए, बैटसन ने दिए थे ये शब्द। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या देखते हैं कि लाल व हरे रक्त की वर्णांतता को डाल्टनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, डाल्टनिज्म कहते हैं। डाउन सिंड्रोम को पहले मंगोलियन कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे, मंगोलियन पहले कहा जाता था। अब आ जाता है 21वें क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम, 21वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी डाउन सिंड्रोम, 13वें क्रोमोसोम की ट्राइसोमी पटाऊ सिंड्रोम और 18वें क्रोमोसोम्स की ट्राइसोमी एडवर्ड सिंड्रोम कहलाती है।
क्या कहलाती है, एडवर्ड सिंड्रोम कहलाती है। आगे चलिए, तो यहाँ आ जाता है अब कुछ शाखाएं हैं विज्ञान की, ऐसे यूजेनिक्स का शब्द फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। यह विज्ञान की वह शाखा होती है जो मानव प्रजातियों में आनुवांशिक सुधार से संबंधित है, अर्थात आनुवांशिक का मानव कल्याण पर प्रयोग होता है ना। अब आता है यूथेनिक्स क्या होता है, पर्यावरण की स्थिति में सुधार, पर्यावरण की स्थिति में सुधार लाकर मानव जो क्रोमोसोम्स की संख्या है, गुणसूत्र संख्या, उसमें सुधार लाया जाता है। यूफेनिक्स, इसमें क्या होता है, जन्मजात रोगों का उपचार कर, यानी कि ये शाखा होती है जो जन्मजात रोग होते हैं उनको उपचार करने की ये शाखा होती है। अब आता है मेंडल को आनुवांशिक का जनक और मॉर्गन को प्रायोगिक अनुवांशिकी का जनक व बैटसन को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक कहा जाता था। ठीक है, मॉर्गन को क्या कहा जाता है, मेंडल को जाता है अनुवांशिकी का जनक, मॉर्गन को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक, और बैटसन को मेंडल को अनुवांशिकी का जनक और मॉर्गन को प्रायोगिक अनुवांशिकी का जनक और बैटसन को आधुनिक अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। अब RH जो एंटीजन है, RH एंटीजन का निर्माण एक प्रभावी जीन द्वारा होता है। अधिकांश जो जीन होते हैं वो RH+ में होते हैं, यदि वो नेगेटिव में होते हैं तब उसमें क्या होता है, उसमें स्वतः गर्भपात की स्थितियां ज़्यादा बन जाती हैं। अब आता है एल्बिनिज्म या रंजकहीनता, एक ऑटोसोमल अप्रभावी रोग होता है। द थ्योरी ऑफ द जीन, ये मॉर्गन की ये क्या थी, पुस्तक थी, सुविख्यात पुस्तक क्या थी, द थ्योरी ऑफ द जीन, ये मॉर्गन की एक सुविख्यात पुस्तक थी। तो आज का हमारा ये लेक्चर रहा जो लाइव था, और हम अब कल आकर मिल रहे हैं आपसे इसी टाइम, बने रहिए आप हमारे साथ। तो उसमें हम इसके कुछ MCQs लेकर आ रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।